पंजाब के हरे भरे गांव भटिंडा के पास बसे धौलपुर में रहने वाला किसान धर्मवीर सिंह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गुरप्रीत और बेटी सिमरन रहते थे। गांव में लोग उन्हें प्यार से सरदार जी कहते थे। उसके खेतों में गेहूं और सरसों की फसल लहलहाती थी। सुबह होते ही धर्मवीर खेतों में पहुंच जाते और शाम को थके हुए घर लौटते। आ गए जी तुसी, हुण हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। चंगा जी चंगा, भूख भी मैनू बड़े जोरों की लगी सी। इस बार वेखना गुरप्रीत, सानू अच्छा खासा मुनाफा होगा फसल बेचकर। इस बार खूब मेहनत की है मैंने। वाहिगुरु जी मेहर करिए, ऐसा ही होगा जी। लेकिन कहते हैं ना, कल क्या होगा ये भला किसको पता। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक रोज आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज बारिश शुरू हुई। ओ जी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ, ये तो चंगी गल है ना गुरप्रीत, खेतों के लिए तो बारिश अच्छी होती है। चल अब चलकर सोचा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बारिश तबाही बनकर आने वाली है। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही और फिर एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, जल्दी करो, सब अपने अपने घर खाली करो। आवाज सुनकर धर्मवीर बाहर दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी था। खेत पूरी तरह डूब चुके थे। हे वाहिगुरु, मेरी पूरी फसल खराब होगी, मैं तो बर्बाद हो गया। फिर कुछ ही घंटों में पानी उनके घर तक पहुंच गया। धीरे धीरे पानी उनके कमरे में भी भरने लगा। उनकी बेटी सिमरन रोते हुए बोली, पापा हमारा घर डूब जाएगा क्या? और नहीं तो डर मत पुत्र, वो सब ठीक होगा। लेकिन हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। उन्हें रातों रात घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधे। गुरप्रीत ने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे जी? लुधियाना में मेरा चचेरा भाई बलदेव सिंह रहता है, कुछ दिन उसके यहाँ रह लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो अपने पिंड में लौट आएंगे। चलो अब देर ना करो। धर्मवीर के पास एक पुरानी वैन थी। पूरा परिवार उसमें बैठकर गांव छोड़कर चला गया। कुछ घंटों बाद वो लुधियाना अपने भाई के यहाँ पहुँच गए, जहाँ बलदेव सिंह ने दरवाजा खोला। ओए धर्मवीर, की हालत बना रखी है, और की दसू बाढ़ ने सब खत्म कर देता। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ। चलो अंदर आओ, अंदर आओ चलो। बलदेव ने उन्हें अंदर बुला लिया। बलदेव की पत्नी का उन्हें देखकर थोड़ा मुंह बन गया, लेकिन वो कहती भी क्या। अब वो सब उनके साथ ही रहने लगे। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बलदेव और उसकी पत्नी प्रमिला के व्यवहार में बदलाव आने लगा। तो अब क्या साबुन भी हम ही ला कर देंगे? तुम लोग वो भी नहीं ला सकते क्या? अब मेरा पति बेचारा अकेला क्या क्या करे? वो प्राइवेट नौकरी करते, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं जो इतने लोगों का खर्चा उठाते फिरे। ये सुनकर गुरप्रीत चुप हो गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो भले ही घर के सब काम करती, लेकिन फिर भी उसकी देवरानी किसी न किसी बात को लेकर उसे ताना मार ही देती। यूं ही दिन बीतने लगे। फिर एक रोज सिमरन को तेज बुखार हो गया। गुरप्रीत घबरा कर बोली, ओ जी, सिमरन का शरीर तो आग की तरह तप रहा है, लगता है इसे तेज बुखार है। धर्मवीर उसे जल्दी अस्पताल लेकर भागा, जहाँ डॉक्टर ने जाँच करके कहा, देखिए ना, इन्फेक्शन है, अगले कुछ दिन अब इसे अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। ये सुनकर गुरप्रीत रोने लगी। हे वाहिगुरु, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू सानू। ओए तू तो इस सरदार की शेरनी वोटी है, और घबरा मत, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन तक सिमरन अस्पताल में भर्ती रही। एक काम करो गुरप्रीत, तुम घर जाओ, इससे मैं सिमरन के पास रह लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो अस्पताल में रहकर तुम्हारी तबीयत पर कोई बुरा असर पड़े। अपने पति के कहने पर अब वो घर चली जाती है और अब सरदार जी दिन रात वहीं बैठे रहते। जब भी उन्हें भूख लगती तो वो अस्पताल के बाहर जाते। वहाँ कई ठेले लगे थे। धर्मवीर ने जहाँ भी नजर दौड़ाई, वहाँ हर तरफ बस ऐसे ही फास्ट फूड के ठेले थे। कहीं पिज्जा, समोसे, ब्रेड ऑमलेट, नूडल्स, लेकिन कहीं भी खाना नहीं था। कमाल है यार, यहाँ इतने ठेले हैं लेकिन सब जगह बस वही फास्ट फूड खाना है। खाना तो कहीं है ही नहीं। अब लगता है इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब उसने मन मारकर वो खाना खा तो लिया, लेकिन उसे वो स्वाद नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक ठेले पर 2 अस्पताल कर्मचारी बात कर रहे थे। यार रोज रोज यही पिज्जा और समोसे खाकर बोर हो गया हूँ सच में यार। घर के खाने को तो तरस गए। काश यहाँ कोई घर जैसा खाना बेचता। जब से गाँव से शहर आया हूँ ना, माँ के हाथ के दाल चावल खाने को तरस गया हूँ। राजमा चावल, कड़ी चावल, क्या स्वाद होता था उन सब में। सच कहूँ तो मेरा तो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने का, और वो लस्सी के साथ हरी मिर्च के साथ खाने का बड़ा मन करता है यार। उनकी ये बात सुनते ही सरदार जी की तो जैसे आंखों में चमक आ गई। ओ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर मैं भी खाने का ही काम शुरू कर दूं तो वैसे भी गांव में कोई शादी ब्याह होता था तो लोग तो मुझे ही बोलते थे बनाने को, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कितना अच्छा खाना बना लेता हूँ। हाँ माना ये शहरी चोचले नहीं आते, लेकिन देसी खाना तो बनाकर खिला ही सकता हूँ ना। फिर कुछ दिन बाद सिमरन ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई। लेकिन उसी दिन बलदेव सिंह ने उनसे कह दिया, धर्मवीर देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम लोग अपने रहने का इंतजाम कर। भाई मैं भी फैमिली वाला हूँ, आखिर कब तक तुम लोगों को अपने यहाँ रखूंगा। देख मेरी बात समझ, तेरी भाभी से रोज मेरी इस टॉपिक पर लड़ाई होती है। कोई गल नहीं भाई, हम संभाल लेंगे। फिर कमरे में जाकर वो अपना सामान बांधने लगे। गुरप्रीत ने पूछा, अब क्या करेंगे? पहले यहाँ से चलो, फिर मैंने कुछ काम सोचा है। अगर वो चल निकला तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। धर्मवीर के पास कुछ पैसे थे, जिससे उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। बताइए जी, क्या काम सोचा है आपने? मैंने एक काम सोच लिया है, फूड वैन का। फूड वैन?
हाँ गुरप्रीत, अस्पताल के बाहर लोग घर के खाने को तरस रहे हैं। गरम पंजाबी खाना बनाकर बेचे तो जरूर चलेगा। अगर आपको इतना विश्वास है तो मैं भी तैयार हूँ। फिर उन्होंने अगले ही दिन जाकर जरूरत का सामान ले लिया। फिर अगले दिन ही दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। पूरी रसोई में खुशबू फैल गई। राजमा उबल रहे थे, कढ़ी पक रही थी, सरसों का साग बन रहा था। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पंजाब रसोई में उतर आया है। हाँ गुरप्रीत, बस आज हमारी किस्मत भी बदल जाए। अब उन्होंने सब बनाकर तैयार किया। राजमा चावल, कढ़ी चावल, मक्के की रोटी और सरसों का साग, इसके साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। फिर सब कुछ बड़े बड़े कंटेनर में वैन में रखा गया। कुछ देर बाद वो अपनी वैन लेकर अस्पताल के बाहर पहुंच गए। वैन के ऊपर उन्होंने बोर्ड लगाया, सरदार जी की फूड वैन, घर जैसा पंजाबी खाना। जैसे ही लंच टाइम शुरू हुआ तो लोग बाहर आए खाना खाने के लिए। शुरू में लोग दूर से देख रहे थे। फिर एक नर्स उनके पास आई। जी क्या मिलता है यहाँ? ओ बहन जी, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सरसों का साग, सब घर जैसा। एक बार खाकर तो देखो। अच्छा ये बात है तो एक प्लेट लगा दो। फिर नर्स ने एक प्लेट ली। जैसे उसने पहला कौर खाया उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। तभी वो दोनों लड़के भी वहाँ गए। उन्होंने जैसे ही राजमा चावल और सरसों का साग वहाँ देखा तो उनका मन खुश हो गया। वाह भाई, जल्दी से हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो। मैं तो राजमा चावल खाऊंगा और मैं तो सरसों का साग और मक्के की रोटी, साथ में लस्सी भी। फिर कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई। लोग लाइन में लगने लगे और कुछ देर बाद तो अस्पताल के डॉक्टर भी आ गए। एक डॉक्टर ने पूछा, ये खाना आपने बनाया है? जी हाँ जी, मैंने ही और मेरी वोटी मतलब मेरी कलाड़ी ने बनाया है। वाह, कमाल का स्वाद है। अब देखते ही देखते वैन के सामने भीड़ लग गई। कोई राजमा ले रहा था, कोई लस्सी, कोई कढ़ी चावल तो कोई कुल्हड़ वाली खीर। शाम तक सारा खाना खत्म हो गया। सरदार जी ने आसमान की ओर देखा। वाहिगुरु, तूने फिर से जीने का रास्ता दे दिता। कुछ ही महीनों में सरदार जी की फूड वैन अस्पताल के बाहर सबसे मशहूर बन गई। लोग दूर दूर से आते। कोई कहता कि यहाँ घर का स्वाद मिलता है तो कोई कहता यहाँ दिल से खाना बनता है। फिर एक दिन सिमरन ने पूछा, पापा क्या हम फिर अपने गांव लौटेंगे? सरदार जी मुस्कुराए। हाँ पुत्र, एक दिन नया घर भी बनेगा और खेत भी। पुत्र, मुसीबत इंसान को तोड़ने नहीं, उसनों नया रास्ता दिखाने आती है। गुरप्रीत ने भी सिर हिलाया और उनकी नई जिंदगी की कहानी वहीं से शुरू हो गई। अब वो खूब अच्छी कमाई करने लगे और पूरे लुधियाना में फेमस हो गए। कुछ समय बाद उसने लुधियाना में भी खुद का बड़ा सा घर ले लिया। साथ ही उन्होंने अपने गांव में भी पक्का घर बना लिया। थू 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 थू, क्या बेस्वादी चाय बनाई है। इतनी कड़वी चाय कौन बनाता है? और चीनी तो ऐसे भरकर डाली है जैसे तेरा बाप गांव से चीनी के बोरे भरकर लाया हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा दूसरी चाय बना कर ला, भिखारिन कहीं की। तुम्हें ही शौक था माँ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाने का। मैंने कहा था कुछ दिनों में मेरी बड़ी कंपनी में नौकरी लगने वाली है, किसी अमीर लड़की को बहू बना लेना। पर माँ को चाहिए थी एक सुशील संस्कारी घर के काम काज करने वाली बहू जो हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब अपनी जान पहचान वाली से बात करके शादी तो करवा दी, पर दहेज में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अब क्या करूँ ये बताओ तुम दोनों। अब आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा। बस अब मेरी जॉब 1,00,000-1,50,000 की लगी है, इसे घर से निकाल फेंकूंगा और कोई अमीर पैसे वाली लड़की को तुम्हारी बहू बनाकर लाऊंगा। कल मेरी नौकरी का पहला दिन है, बस बॉस अच्छा हो। सुनैना, सुनील की पत्नी। आज जो उसके हालात हैं उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही सुनैना है जो 6 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। सुनैना के चेहरे की चमक तो उसी दिन खो गई जब आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। अगले दिन सुनील नौकरी के लिए जाने लगा, तभी सुनैना आ गई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। सुनिए, आज आपका नई नौकरी का पहला दिन है, ये दही चीनी खाकर जाइए, दिन अच्छा जाता है। हट आगे से, तेरा मनोज चेहरा सामने आ गया। अब तो मेरा दिन अच्छा जाए ना जाए पर बुरा जरूर जाने वाला है। कल मुही, क्या जरूरत थी मेरे बेटे के शुभ काम में जाते हुए रास्ता रोकने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बेशरम बेहया। माँ तुम इसे मार मार कर आज अधमरा कर ही देना, ताकि आगे से ये ऐसा दोबारा करने की कोशिश भी ना करे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुनील ऑफिस चला गया। पीछे से सुनैना की सास ने उसे बहुत मारा। सुनैना कमरे में जाकर रोने लगी। इधर सुनील ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि बॉस आदमी नहीं औरत है, वो भी एक खूबसूरत मॉडर्न बॉस जो उस कंपनी के मालिक की बेटी है। शीना नाम है मेरा। डैडी को लंदन में कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए अगले कुछ महीनों तक इस ऑफिस की बॉस मैं हूँ। वैसे घबराओ नहीं, मैं वो सख्त मिजाज वाली बॉस नहीं हूँ, वो मेरे डैडी हैं। शीना को सुनील धीरे धीरे पसंद आने लगा और वो बहाने से बार बार उसे अपने साथ काम के लिए बुलाती रहती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। शीना अपनी कार से घर जाने वाली थी पर उसकी कार रास्ते में खराब हो गई। सुनील उसी रास्ते से बाइक पर घर जा रहा था। उसने शीना को साथ चलने के लिए कहा। शीना जी, मेरा घर पास में ही है, जब तक बारिश नहीं रुकती आप कुछ देर मेरे घर रुक सकती हैं। ओह थैंक यू सुनील। बैठो बेटी, आओ यहाँ बैठो। पूनम, जाके एक तौलिया ले आ और हाँ भाभी को बोल दे कि गरम गरम अदरक वाली चाय बना लेगी। भाभी? मेरी बहू, सुनील की पत्नी। ओह अच्छा। कुछ देर बाद जब बारिश रुक गई तो शीना जाने लगी।
सुनील छोड़ आएगा बेटी, इतनी रात में अकेले मत जाओ। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रास्ते में शीना बाइक पर बैठे बैठे सुनील को पकड़ लेती है। सुनील, मुझसे शादी करोगे? शीना जी आप? हाँ सुनील, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम अपनी उस गरीब भिखारन पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। शीना करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। सुनील ने घर जाकर माँ और बहन को ये बात बताई तो दोनों खुशी के मारे उछल पड़ी। तू शादी के लिए हाँ कह दे, देर मत कर बेटा, अब तो करोड़ों में खेलने के दिन आ गए हैं। हाय 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 हाय, करोड़पति बहू आ जाएगी तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। भैया हाँ कह दो और भाभी से तलाक लेकर शीना से शादी कर लो। ठीक है, इस मनु से तलाक लेकर जल्द ही शीना से शादी करता हूँ। बहुत गरीबी में दिन गुजार लिए, अब अमीर आदमी बनना है। आप मुझे तलाक दे देंगे, पर मेरी गलती क्या है? तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू गरीब है। तू तो 1 रुपया भी नहीं लाई। अब तेरी जगह करोड़ों में खेलने वाली बहू इस घर में आएगी। सुनील और उसके परिवार वालों के मन में पैसों का लालच आ गया था। सुनील ने सुनैना को तलाक देकर शीना से शादी कर ली। सुनैना अपने पिता के पास गांव वापस चली गई और घर में एंट्री हुई अमीर बहू की। शीना के हाथ में एक बड़ा बैग था। माँ जी, शादी इतनी जल्दी में हुई कि पापा आपके और पूनम के लिए दहेज के कपड़े गहने नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने आप दोनों के लिए ये 1 करोड़ रुपए भेजे हैं। 1 करोड़ रुपए? अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी बहू, हमें तो साक्षात लक्ष्मी मिल गई, हमें और क्या चाहिए। माँ, भाभी इतने प्यार से दे रही है तो रख लेते हैं ना। भाभी, आज मैं आपके लिए बढ़िया सा खाने का कुछ बना देती हूँ। उस दिन के बाद शीना ने ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। उसकी सास और ननद दोनों उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे कुछ दिनों से काम वाली नहीं आ रही थी। अब शीना तो महारानियों की तरह बैठी रही। सारा काम बूढ़ी सास और ननद को करना पड़ा। अब उन्हें सुनैना की याद आई। माँ, सुनैना भाभी थी तो सारे घर का काम वही करती थी। शीना भाभी तो कुछ भी नहीं करती है। देखो ना, अभी तक सोकर भी नहीं उठी है। हाँ, तू सही कह रही है। अब ये सोकर उठेगी ना तो बात करेंगे। थोड़ा बहुत तो घर का काम इसे अब करना चाहिए, हम कितना करेंगे। शीना सोकर उठी। आज से वो दोबारा ऑफिस जाने लगी थी। बहू, कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम पड़ा है, काम वाली आई नहीं है, कौन करेगा? ऑफिस जा रही हूँ, कौन करेगा? आप दोनों करेंगी ना। मैं ऑफिस ना जाऊँ? किस बात के आपको 1 करोड़ रुपए दिए? मुफ्त में ऐश करने के लिए नहीं दिए, घर के काम करने के लिए दिए हैं। और हाँ, आज कह दिया, आज के बाद मत कहना। स्टूपिड वुमन। भैया देखो ना, भाभी माँ से किस तरह से बात कर रही है। अब मैं क्या बोलूं? 1 करोड़ रुपए तुमने लिए हैं तो घर का काम तो तुझे और माँ को ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, शीना कार के पास वेट कर रही है। सुनील शीना के लिए उसका पालतू डॉग था। शीना सुनील को जो कहती उसे करना पड़ता था। सुनील, तुम्हें पता था ना आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आ गए हो? जाओ चेंज करके आओ। मैंने तुम्हारे लिए न्यू कोट पैंट मंगवाया है, वो पहन कर आओ। और हाँ, घड़ी की सुई 12 पर आने से पहले बाहर आ जाना, वरना मैं कार लेकर चली जाऊंगी। पर शीना, ये कपड़े भी तो अच्छे हैं। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। सुनील अंदर गया और फटाफट से कपड़े चेंज करके बाहर आया, पर शीना तब तक ऑफिस जा चुकी थी। हेलो शीना, कहाँ हो? सॉरी सुनील, मैंने तुम्हें कहा था 12 पर सोई आने के बाद मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। अब तुम खुद ही ऑफिस आ जाओ। और हाँ, 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये अलग बात है कि तुम मेरे पति हो, पर ऑफिस में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। पर 15 मिनट में मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? हेलो हेलो। सुनील परेशान हो गया था। वो तेजी से सड़क की ओर दौड़ने लगा। उसे कोई ऑटो या टैक्सी दिखाई नहीं दी। सुनील ने काफी महीनों से अंदर रखी हुई अपनी बाइक बाहर निकाली और उस पर ऑफिस जाने लगा। पर अचानक रास्ते में सुनील का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये सब जल्दबाजी में हुआ था। सुनील को बहुत चोटें आई और सुनील दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। शीना ने सुनील से उसी समय डिवोर्स मांगा। सॉरी सुनील, मैं एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैं करोड़पति लड़की हूँ, मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल जाएगा। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने सुनैना के साथ गलत किया और आज मेरे साथ जिंदगी गलत कर रही है। मैं खुद तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ शीना। मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। शीना सुनील को तलाक देकर चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास था। माँ, हम दोनों ने भी बहुत बड़ी गलती की। सुनैना भाभी को घर से निकाल दिया, पर वो कितनी अच्छी थी। हाँ, आज सुनील के दुख में अगर वो होती तो अपनी जान लगा देती सुनील को ठीक करने में। सबकी आंखों में आंसू थे, तभी सुनैना आ जाती है। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। किस हक से बताता? मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। अरे पेपर पर तलाक हुआ है तो क्या हुआ? दिल से अभी भी मैं आपकी पत्नी हूँ। देखो, मेरी मांग का सिंदूर और मेरे गले का मंगलसूत्र आपका ही दिया हुआ है। मैं नहीं मानती ऐसे तलाक को। सुनैना, तू ही है हमारी 1 करोड़ की बहू, जिसमें 1 करोड़ गुण है। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे गुनहगार हैं। सुनील और उसके परिवार की आंखों में पछतावे के आंसू थे। सुनैना वापस लौट आई क्योंकि उसने सुनील को और उसके परिवार को दिल से अपना माना था और उसका दिल करोड़ों का था।